जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये आप सभी के लिए, तो जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाएं और क्लास को लाइक शेयर कर दें। सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके जो यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी की जो आपकी क्लासेस हैं वो रेगुलर चल रही हैं। आपकी जीके की क्लास हो रही है, सामान्य हिंदी की क्लास हो रही है, मैथ की क्लास हो रही है और आपकी रीजनिंग की भी क्लासेस जो है आपके जीके सर उन्होंने शुरू कर दिया है। तो आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। तो जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो आज ही जीके क्लासेस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और अपनी तैयारी रेगुलर करें, ठीक है। अब हम लोग आज की क्लास की बात करते हैं। तो हम लोग सामान्य विज्ञान, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके यूपी बीएड में दो पेपर होता है, ठीक है। एक आपके सुबह के शिफ्ट में होगा, एक शाम के शिफ्ट में होगा और एक ही दिन दोनों पेपर होता है। जो आपका सेकंड पेपर होता है उसमें आपके दो पोर्शन होते हैं। एक आपका होता है आपका रीजनिंग का, और दूसरा जो पोर्शन होता है या दूसरा जो पार्ट होता है वो आपका होता है सब्जेक्ट वाइज। तो जो भी साथी विज्ञान वर्ग के हैं जो यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सामान्य विज्ञान के साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में, जिसमें आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इन सभी के प्रश्न होते हैं। तो हम लोग सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके बीएड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस क्लास में बने रहिएगा और क्लास में जुड़ते ही आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जा करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और हम लोग बात कर रहे हैं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके बीएड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि बल का आवेग बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है संवेग परिवर्तन के दर के, बी है संवेग परिवर्तन के, सी है संवेग परिवर्तन के व्युत्क्रम के और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बल का आवेग बराबर होता है, क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, संवेग परिवर्तन के। बल का जो आवेग होता है वो संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। होता क्या है कि जब कोई नियत बल, मान लीजिए F, ठीक है, बल को हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि फोर्स मीन्स होता है बल। तो जब कोई नियत बल F किसी वस्तु पर एक निश्चित समय अंतराल, मान लीजिए डेल्टा T समय अंतराल में या समय अंतराल के लिए कार्य करता है, तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को, तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। यानी आवेग का जो अगर हम लोग सूत्र दें या फॉर्मूला दें तो आवेग बराबर हो जाएगा F इंटू डेल्टा टी, है ना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बल का आवेग जो होता है वो संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो जब कोई नियत बल F किसी वस्तु पर एक निश्चित समय अंतराल यानी डेल्टा टी समय में या डेल्टा टी समय के लिए कार्य करता है तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। तो आवेग बराबर हो जाएगा F इंटू डेल्टा टी। आई बात समझ में? तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान होता है। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान होता है, ए है 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड और सी है 1.12 किलोमीटर प्रति सेकंड, डी है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ये पलायन वेग का मान होता है, ठीक है।
पृथ्वी तल से जो प्लायन वेग का मान है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये प्लायन वेग जो होता है साथियों, मतलब अगर आप इस वेग से किसी वस्तु को आकाश की तरफ फेंकेंगे तो वो वस्तु जो है वो आकाश में चली जाएगी, वापस लौटकर पृथ्वी पर नहीं आएगी, इसलिए इसको हम लोग प्लायन वेग कहते हैं। ठीक है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, इस स्पीड से अगर आप किसी भी वस्तु को आकाश की तरफ फेंकते हैं तो वो आकाश में चली जाएगी। क्लियर है? चलिए प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। सूर्य की जो ऊष्मा होती है वो पृथ्वी पर इनमें से किस संचार के माध्यम से, किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है पृथ्वी पर, ये आपको बताना है। ए कहता है संचरण, बी है विकिरण, और सी है संवहन, और डी है ताप विनिमय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकिरण, है ना, विकिरण। सूर्य की जो ऊष्मा है वो पृथ्वी पर विकिरण प्रकार की, यानी विकिरण संचार माध्यम से पृथ्वी पर आती है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण के माध्यम से आती है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि सौर विकिरण की दृश्य परिसीमा है। सौर विकिरण की दृश्य परिसीमा है, ए है 100 से 400 नैनोमीटर, बी है 400 से 700 नैनोमीटर, और सी है 740 से 1000 नैनोमीटर, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 400 से 700 नैनोमीटर। सौर विकिरण की जो दृश्य परिसीमा है वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच की है। देखिए सौर विकिरण का जो मतलब है इसको समझिए। देखिए सौर विकिरण का जो तात्पर्य होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग से होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग से होता है इसका मतलब। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग से होता है इसका मतलब, जिसके द्वारा विकिरण सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचता है ना। इसके माध्यम से विकिरण जो है वो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। और सौर विकिरण की जो दृश्य परिसीमा होती है, इसकी जो परिसीमा होती है, लिमिट होती है, वो 400 से 700 नैनोमीटर होती है। ठीक, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर करते रहिए। अभी तक किसी ने क्लास को लाइक नहीं किया और ना ही क्लास को शेयर किया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। एनोमोमीटर, है ना, एनोमोमीटर से मापी जाती है, एनोमोमीटर से मापी जाती है। ए है वायु की आर्द्रता, बी है वायु की चाल, सी है समुद्र तल से ऊंचाई, और डी है समुद्र की गहराई। तो एनोमोमीटर से क्या मापी जाती है, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु की चाल। वायु की चाल जो है वो एनोमोमीटर से मापी जाती है ना। और जबकि बैरोमीटर से क्या मापी जाती है? वायुमंडलीय दाब। अगर बैरोमीटर के बारे में पूछा जाए तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापी जाती है, और एनोमोमीटर जो है इससे आपकी वायु की चाल मापी जाती है। ठीक है, क्लियर है सबको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बताइए भैया, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल दर्पण, डी अवतलोत्तल लेंस। अवतल लेंस, है ना। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा, उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि न्यूटन के गति के नियम के अनुसार बल तुल्य होता है। न्यूटन के नियम के अनुसार, जो न्यूटन ने गति का नियम दिया था, उस नियम के अनुसार बल जो होता है, बल फोर्स जिसे हम लोग कहते हैं, वो तुल्य होता है। ए
द्रव्यमान इंटू त्वरण, बी भार इंटू त्वरण, सी ऊर्जा इंटू त्वरण और डी द्रव्यमान इंटू वेग। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति के नियम के अनुसार बल जो होता है वो द्रव्यमान इंटू त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी फोर्स बराबर हो जाएगा m इंटू ए, है ना। F बराबर ma, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आई बात समझ में। तो न्यूटन के गति के नियम के अनुसार क्या होता है, बल जो होता है वो F बराबर m इंटू ए होता है, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। चलिए आगे बढ़ें। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, इंद्रधनुष निर्मित होता है, इंद्रधनुष निर्मित होता है ए अपवर्तन द्वारा, बी परावर्तन द्वारा, सी विक्षेपण द्वारा, डी ये सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इंद्रधनुष निर्मित होता है अपवर्तन द्वारा, परावर्तन द्वारा और विक्षेपण त्वरण द्वारा। वायुमंडल में जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है और यह परिघटना जल की गोलीय बूंदों द्वारा परिक्षेपण, अपवर्तन तथा परावर्तन का संयुक्त प्रभाव होती है। तो इन तीनों से मिलकर आपका जो इंद्रधनुष है वो दिखाई देता है, उसका निर्माण होता है, ठीक है। तो वायुमंडल में जो जल की बूंदें होती हैं, इन बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, सूर्य के जो प्रकाश होते हैं उनका परिक्षेपण हो जाता है और परिक्षेपण के कारण ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इस प्रकार से इंद्रधनुष बनता है आकाश में, जिसमें 7 रंग होते हैं, है ना। इस प्रकार से 7 रंग की पट्टियाँ होती हैं। तो ये जो रंग बनता है ये परिक्षेपण के कारण होता है ना। और ये जो परिघटना होती है वो जल की जो गोलीय बूंदें होते हैं उनके द्वारा परिक्षेपण और अपवर्तन तथा परावर्तन, ये तीनों संयुक्त रूप से होता है, इस वजह से यह प्रभाव हमको दिखाई देता। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। लाल रंग का उपयोग खतरे के संकेतों के लिए किया जाता है, क्योंकि ए है कि यह भय उत्पन्न करता है, बी है कि इसका प्रकीर्णन कम होता है, सी है इसका प्रकीर्णन अधिकतम होता है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका प्रकीर्णन जो है वो कम होता है। आपने देखा होता है कि बहुत सारे बिजली के खंभों पे लाल रंग का जो होता है इस प्रकार से बोर्ड लगा होता है और उस पर जो है इस प्रकार से ऐसे आकृति बनी होती है और लिखा होता है खतरा, रेड है ना, लाल कलर में आपको लिखा मिलेगा खतरा। तो ये ऐसा क्यों लिखा जाता है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है ज़्यादातर? इसके पीछे का कारण ये है कि इसका जो प्रकीर्णन होता है वो कम होता है। लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। बाकी रंगों से इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इस वजह से ज़्यादातर खतरे के संकेतों को व्यक्त करने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रेले, है ना, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रेले। तो इन्होंने एक प्रकीर्णन द्वारा इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम लोग रेले का प्रकीर्णन सिद्धांत भी कहते हैं। तो इन्होंने बताया था कि प्रकीर्णन की जो मात्रा होती है ना, प्रकीर्णन की जो मात्रा होती है वो 1/λ4 यानी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि लैम्ब्डा लाल जो होता है यानी लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, बहुत अधिक होता है, इसलिए इसका कम प्रकीर्णन होता है और इस कारण लाल रंग का जो प्रतीक है वो चिन्हों के लिए उपयुक्त होता है। तो रेले ने जो सिद्धांत बताया था वो उन्होंने यही बताया था कि जो प्रकीर्णन की मात्रा होती है वो 1/λ4 होती है, ठीक है, और इसमें आपके लाल रंग का जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें अधिक दूरी तय करती है, क्योंकि सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य की जो किरणें होती है वो अधिक दूरी तय करती है, क्योंकि प्रकीर्णन द्वारा लघु तरंग दैर्ध्यों को हटा दिया जाता है, या बी प्रकीर्णन द्वारा दीर्घ तरंग दैर्ध्यों को हटा दिया जाता है, या फिर सी है कि इसका प्रकीर्णित तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति कम होती है, या डी है कि विकल्प ए तथा बी दोनों सही है। और इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
प्रकीर्णन द्वारा लघु तरंग दैर्ध्यों को हटा दिया जाता है। इस वजह से सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें जो है वो अधिक दूरी तय करती है। तो साथियों, सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें जो होती है वो वायुमंडल से होकर बहुत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है उन सूर्य की किरणों को, और इनमें से प्रकाश जो होता है, इनमें से नीली तथा छोटी तरंग दैर्ध्य का अधिकांश जो प्रकाश होता है वो प्रकीर्णन के द्वारा पृथक हो जाता है, यानी अलग हो जाता है। और प्रकाश का सबसे कम जो प्रकीर्णित भाग होता है वही हमारी आंखों तक पहुंचता है, और जिसके कारण हमें रक्तदाब प्रतीत होता है। और यही कारण है कि क्षैतिज के निकट होने पर सूर्य तथा पूर्ण चंद्रमा रक्तदाब प्रतीत होते हैं। तो सूर्य तथा सूर्योदय के समय जो सूर्य की किरणें अधिक दूरी तय करती है, इसका मुख्य कारण यही है कि प्रकीर्णन के द्वारा लघु तरंग दैर्ध्यों को हटा दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि PHBV स्थित होता है। PHBV स्थित होता है। ए है पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट वायलेरेट, एंड बी है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट वायलेरेट, एंड सी है कि पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट CO बीटा हाइड्रोक्सी वायलेरेट। ठीक, वहीं ऑप्शन डी है कि पॉली अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट और CO बीटा हाइड्रोक्सी वायलेरेट। ठीक, अब इसमें से जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वायलेरेट, ये इसका सही जवाब होगा। PHBV जो है ये पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट या को बीटा हाइड्रोक्सी वायलेरेट स्थित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। 2.76 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त अवशेष का भार होगा। सिल्वर कार्बोनेट को गर्म करने पर अवशेष भार आपसे पूछा गया है, और सिल्वर कार्बोनेट का जो मात्रा दिया है वो दिया है 2.76 ग्राम। ऑप्शन ए है कि 2.40 ग्राम होगा, ऑप्शन बी है 2.16 ग्राम होगा, ऑप्शन सी है 4.30 ग्राम होगा, या डी कहता है कि 1.40 ग्राम होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवशेष जो प्राप्त होगा उसका भार होगा 2.16 ग्राम। ठीक है, अब देखिए होगा कैसे, है ना। मान लीजिए ये Ag, ठीक, और Ag2CO3 ये आपका सिल्वर कार्बोनेट है। जब आप इसको गर्म करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2Ag प्लस CO2 प्लस 1/2 O2, ये आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो 2Ag है इसका मात्रा क्या हो जाएगा, 2.16 ग्राम। ठीक, अब इसको आपको निकालना कैसे है देखिए। ठीक, 276 ग्राम Ag2CO3 जो है ये बराबर होगा, मतलब 276 जो आपको ये मात्रा दिया गया है, एक सेकेंड, जो आपको ये मात्रा दिया गया है ना, ये जो आपको मात्रा दिया गया है ये आपके बराबर होगा किसके, इसके बराबर होगा, है ना। और जब आप इसको 2.76 ग्राम Ag2 और CO3 आपको देगा, जब आप इसमें 200 इसका भाग देंगे, जैसे 2.76 इंटू 216, और इसमें जब आप भाग देंगे 276 का, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2.16 मिलेगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि जब 2.76 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट को आप गर्म करेंगे तो जो प्राप्त अवशेष होगा उसका भार जो होगा वो आपका होगा 2.16 ग्राम। ठीक, इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं।
चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। और प्रश्न नंबर 13 कहता है कि नींबू व ग्रेपफ्रूट में मुख्यतः कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है। नींबू व ग्रेपफ्रूट में कौन सा अम्ल मुख्यतः उपस्थित रहता है। ए है साइट्रिक एसिड, बी है टार्टरिक एसिड, सी है एस्कॉर्बिक एसिड एंड डी है लैक्टिक एसिड। सही जवाब हो जाएगा ए साइट्रिक एसिड। नींबू व ग्रेपफ्रूट में साइट्रिक अम्ल जो है ये उपस्थित रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो साथियों, इस क्लास में हम लोगों ने 13 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जो आपके यूपी बीएड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में क्लास को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।